गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग क्यूएससी की। इस क्लास में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, आज के इस क्लास में यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे एंड इसकी 4 to 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमने प्लिंथ लेवल, प्लिंथ एरिया रेशियो क्या होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में आज का टॉपिक क्या होने वाला है, क्यूएससी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कारपेट एरिया के बारे में कि कारपेट एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया कितने टाइप से होते हैं, और जनरली इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अगर कारपेट एरिया है इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो होता क्या है, जैसे कि रेंटेबल एरिया हो गया, जो यूजेबल एरियाज़ होते हैं, इन सबको ही क्या बोला जाता है, कारपेट एरिया। अब हम यहाँ पे कारपेट एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम क्या बात कर रहे हैं, एसएससी जेई 2025 के लिए बात करें तो एग्ज़ाम डेट क्या है एसएससी जेई 2025 की 27 to 31 अक्टूबर के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और आज डेट क्या है, 16 तारीख है, और आज 16 तारीख तो ओनली 14 डेज रिमेनिंग इन दिस मंथ। तो इस मंथ में ओनली 14 दिन बचे हुए हैं। तो टोटल कुल मिलाकर एसएससी जेई की प्रिपरेशंस के लिए रिमेनिंग डेज कितने हैं, 40 डेज ओनली रिमेनिंग फॉर एसएससी जेई 2025 के लिए। तो हम इस कम टाइम में हमें कैसे प्रिपरेशंस करना है, इसके लिए हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में। टॉपिक क्या है आज का हमारा, कारपेट एरिया। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा हम लोग रिविजन्स कर लेंगे। हमने एस्टिमेशंस के बारे में स्टार्ट किए थे कि एस्टिमेशन की डेफिनेशंस क्या होती है। देन उसके बाद हमने क्या देखा था कि डाटा रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट, एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, प्रीलिमिनरी डिटेल्ड एस्टिमेट और प्लिंथ एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमने निकाला था। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट में रिवाइज, सप्लीमेंट्री, रिवाइज, सप्लीमेंट, एनुअल, रिपेयर और क्या यूनिट रेट मेथड के बारे में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर वही डेफिनेशन सारी कि मैक्सिमम प्लॉट एरिया कितना कंसिडर किया जाता है, मैक्सिमम बिल्टअप एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कारपेट एरिया के लिए। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कारपेट एरिया, ठीक है। तो कारपेट एरिया क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। ये क्या है, कारपेट एरिया क्या होता है, यूज़फुल एरिया होता है। यूज़फुल जैसे कि हम लोग जो रह रहे हैं, लिवेबल एरिया हो गया, जो हम लोग रेंट से देते हैं, तो रेंटेबल एरिया हो गया, लेटेबल एरिया। तो ये सारे जो जैसे लिवेबल, रेंटेबल, ये किस में इंक्लूड किए जाते हैं, कारपेट एरिया में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इट इज़ यूजफुल फॉर कारपेट एरिया, यूजफुल फॉर लिवेबल और रेंटेबल और लेटेबल एरिया। और क्या होता है, लेटेबल एरिया। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कारपेट एरिया क्या होता है, इट इज़ यूजफुल फॉर लिवेबल और रेंटेबल एंड क्या होता है, लेटेबल एरिया। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, कारपेट एरिया के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कारपेट एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कारपेट एरिया इक्वल टू कारपेट एरिया इक्वल टू क्या होता है, टोटल फ्लोर एरिया माइनस टोटल फ्लोर एरिया माइनस क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया। तो कारपेट एरिया इक्वल टू कितना होता है, टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया को क्या बोला जाता है, कारपेट एरिया। टोटल फ्लोर एरिया माइनस circulation area is called the carpet area. Next, it is generally 50 to 60% of the plinth area. इसको जनरली कितना कंसिडर किया जाता है, जनरली 50 to 60% of the plinth area of the plinth area.
ये कितना लिया जाता है प्लिंथ एरिया का, 50 to 60% ऑफ द प्लिंथ एरिया इतना कंसिडर करते हैं कारपेट एरिया के लिए। तो कारपेट एरिया के डेफिनेशंस क्या बन गए, इट इज़ यूजफुल फॉर लिवेबल और रेंटेबल एंड लेटेबल एरिया। डेफिनेशंस क्या होगी, कारपेट एरिया इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। नेक्स्ट, इट इज़ जनरली 50 to 60% ऑफ द प्लिंथ एरिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर्कुलेशन एरिया क्या होता है। सेकेंड इज द सर्कुलेशन एरिया। तो सर्कुलेशन एरिया की डेफिनेशंस क्या होगी, सर्कुलेशन इट इज़ द फ्लोर एरिया विच आर यूज टू मूवमेंट ऑफ पीपल यूजिंग द बिल्डिंग। ये क्या होता है सर्कुलेशन एरिया, फ्लोर एरिया है। इट इज़ द फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया, तो सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, इट इज़ द फ्लोर एरिया विच आर यूज टू मूवमेंट जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, विच आर यूज टू मूवमेंट के लिए करते हैं, ऑफ पीपल यूजिंग द बिल्डिंग, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ पीपल, movement of people using the building, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, इट इज़ द फ्लोर एरिया विच आर यूज टू मूवमेंट ऑफ पीपल यूजिंग द बिल्डिंग, जिस यूज हम पीपल की मूवमेंट करवाने के लिए करते हैं, एंड यूजिंग द बिल्डिंग इज कॉल्ड द सर्कुलेशन एरिया। एंड सर्कुलेशन एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू circulation area is approximately equal to कितना होता है, प्लिंथ एरिया माइनस कारपेट एरिया। क्या होता है सर्कुलेशन एरिया, इट इज़ द फ्लोर एरिया विच आर यूज टू मूवमेंट ऑफ पीपल यूजिंग द बिल्डिंग, एंड सर्कुलेशन एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस क्या होता है, कारपेट एरिया। तो इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलेशन एरिया, एंड इट इज टू टाइप्स। इट इज टू टाइप्स। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, एंड जो सेकंड यूज करते हैं वो क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। हमने क्या देखा यहाँ पे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग में, कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया में क्या देखा, यूजफुल फॉर लिवेबल और रेंटेबल एंड लेटेबल एरिया को क्या बोला जाता है, कारपेट एरिया। एंड कारपेट एरिया इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। तो कारपेट एरिया को क्या बोला जाता है, टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया। नेक्स्ट, इट इज़ जनरली 50 to 60% ऑफ द प्लिंथ एरिया। ये 50 से 60% किसका होता है, प्लिंथ एरिया का। नेक्स्ट, सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, इट इज़ द फ्लोर एरिया विच आर यूज टू मूवमेंट ऑफ पीपल एंड यूजिंग द बिल्डिंग। सर्कुलेशन एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस क्या होता है, कारपेट एरिया, एंड इट इज़ टू टाइप्स। ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया की डेफिनेशंस क्या होती है, द एरिया ऑफ द बिल्डिंग, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, द एरिया ऑफ द बिल्डिंग, द एरिया ऑफ द बिल्डिंग का जो एरिया है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में, द एरिया ऑफ द बिल्डिंग फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द यूजर, फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल एरिया
ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एरिया मूवमेंट ऑफ द यूज़र, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द यूज़र, मूवमेंट ऑफ द यूज़र्स। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया कि द एरिया ऑफ द बिल्डिंग फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द यूज़र्स, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द यूज़र्स, तो इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। नेक्स्ट इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, इट इंक्लूड्स, इट इसमें क्या क्या इंक्लूड्स किया जाता है, इट्स इंक्लूडेड एरिया ऑफ बरांडा पैसेज, बरांडास, पैसेजेस और पोर्च, बालकनीज, कॉरिडोर, पोर्च, बालकनीज एंड कॉरिडोर। ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड की जाती है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूडेड एरिया ऑफ बरांडास, पैसेज, पोर्च, बालकनीज, कॉरिडोर्स एक्सेट्रा, दीज आर इंक्लूडेड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। नेक्स्ट 10 to 15% ऑफ प्लिंथ एरिया, it is 10 to 15% of the plinth area. प्लिंथ एरिया का इसमें कितना इंक्लूड किया जाता है, 10 से 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया इंक्लूड करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, द एरिया ऑफ द बिल्डिंग फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द यूजर्स। तो इट इंक्लूडेड्स एरिया ऑफ वरांडास, पैसेजेस, पोर्च, बालकनीज, कॉरिडोर्स एंड 10 to 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के लिए। अभी हमने क्या देखा है यहाँ पे, कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया क्या होता है, यूज़फुल है किसके लिए, लिवेबल, रेंटेबल एंड लेटेबल एरिया के लिए। तो कारपेट एरिया क्या होता है, टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया एंड 50 to 60% ऑफ द प्लिंथ एरिया। और सर्कुलेशन क्या होता है, फ्लोर एरिया विच आर यूज टू मूवमेंट ऑफ पीपल एंड यूजिंग द बिल्डिंग। नेक्स्ट सर्कुलेशन एरिया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस क्या होता है, कारपेट एरिया। और ये दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया कि एरिया ऑफ द बिल्डिंग फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द यूजर्स, एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, वरांडास, पैसेजेस, पोर्चेस, बालकनीज, कॉरिडोर्स एंड 10 to 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के लिए। सेकंड इज द वर्टिकल सर्कुलेशन वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझेंगे। एंड वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के लिए हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द यूज़र, एरिया रिक्वायर्ड फॉर, एरिया रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द यूज़र, रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द यूजर्स, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द यूजर, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द यूजर्स। यूजर्स के वर्टिकल मूवमेंट्स के लिए हमें किन एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के लिए, कि एरिया रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द यूजर्स इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया कि जो भी हमें वर्टिकल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी किसमें, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में। अब एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्टेयरकेस,
staircase. Area occupied by staircase, lift, entrance hall, ramps and escalations. रैम्प और एस्केलेशंस. ठीक है, तो ये क्या होता है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्टेयरकेस, एंट्रेंस हॉल, रैम्प, एस्केलेशंस. नेक्स्ट, इसको कितना परसेंट इंक्लूड किया जाता है? 4 to 5% ऑफ द प्लिंथ एरिया, तो प्लिंथ एरिया का हम कितना परसेंट इंक्लूड करते हैं? 4 to 5% ऑफ द प्लिंथ एरिया. किसमें? वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में इतना इंक्लूड किया जाता है. तो हमने यहाँ पे सर्कुलेशन एरिया को क्या 2 टाइप से इसको डिफाइन किया जाता है. फर्स्ट इज़ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया एंड सेकंड इज़ द वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया. जब भी हम यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया के लिए बात करेंगे तो इसमें जो भी एरिया ऑक्यूपाइड किया जाएगा स्टेयरकेस, लिफ्ट, एंट्रेंस हॉल, रैम्प और एस्केलेशंस के रिस्पेक्ट में, एंड ये प्लिंथ एरिया का 4 to 5% इंक्लूड किया जाता है इन द वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में. अब हम यहाँ पे डिडक्शंस के लिए बात करेंगे कि जैसे प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क के लिए कितना डिडक्शंस को कंसिडर किया जाता है. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में? हमने एस्टिमेशन के बारे में डिस्कस किए कि एस्टिमेशन क्या होता है. एस्टिमेशंस के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि किस किस डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, एंड देन उसके बाद हमने इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे कि जो एस्टिमेशंस होते हैं प्रीलिमिनरी एंड डिटेल्ड एस्टिमेट होते हैं 2 टाइप से. दोनों को ही हमने यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस किए थे एस्टिमेशंस के टाइप को. एंड देन उसके बाद फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ एरिया रेशियो. अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्कुलेशन एरिया के लिए. डिडक्शन मेड फॉर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क. टोटल फ्लोर एरिया, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ एरिया और बिल्टअप एरिया. ये सारे ही टॉपिक क्या है कंप्लीट हो गए. ठीक है, जैसे कि सर्कुलेशन एरिया हमने डिस्कस कर लिया इसके टाइप्स के बारे में. अब जो हमारे जो रिमेनिंग बचा हुआ है डिडक्शंस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक है, तो अभी जैसे हम एसएससी जेई के लिए बात करें तो एसएससी जेई में बहुत कम टाइम बचा हुआ है. ओनली कितना मान के चलो तो 20 to 25 डेज़. तो इनमें आपको क्या करना है, पूरे पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करना है. पीवाईक्यू के साथ इसके क्या पूरे एनालिसिस करना है. ठीक है, सारे पीवाईक्यूज़ लगाना है, एनालिसिस करना है एसएससी जेई के लिए. नेक्स्ट क्या है, मोर देन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है. क्या करना है आपको एसएससी जेई के लिए रिवीजन करना है जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके. फिर आपको नॉन टेक में अगर हम बात करें, रीजनिंग में आपको कमांड करना है एंड नॉन टेक्निकल पार्ट में रीजनिंग हो गया. और रीजनिंग के बाद बायो केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इसमें क्या आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी एंड इकोनॉमी. हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है एसएससी जेई के लिए. ये सारे ही सब्जेक्ट आपको क्या है व्यापम सब इंजीनियर में भी काम आ जाएंगे. और सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ मांगता है स्पीड एंड एक्यूरेसी. स्पीड एक्यूरेसी आपकी क्या एकदम फास्ट होना चाहिए. ठीक है, कोई भी अगर आप एसएससी जेई वगैरह के एग्ज़ाम टारगेट करके चल रहे हो तो इसमें स्पीड इज़ द मेन कॉम्पोनेंट. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि कितना डिडक्शन हम पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग वर्क के लिए कंडक्ट करते हैं.